फयाज पिलाना कवर करेंगे। इमरान खान को हर जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक, मेरा ख्याल है पेशावर के लोगों ने जितनी बार हमला आवर जंगजू आए थे ना, तो द मोस्ट रेजिस्टेंस व्हाट दे गॉट वाज फ्रॉम पेशावर। हमने पढ़ा भी कि उसने शेर सूरी ने हमला किया और 17 बार जो है उसको शिकस्त हुई थी। किसके हुई थी? उसी को, मेरा ख्याल शेर नहीं, किसको हुई थी? 17 बार उसको शिकस्त हुई थी खैबर के मुकाम के ऊपर। तो द मोस्ट रेजिस्टेंस व्हाट पीपल गॉट, जो फॉरेनर्स जब अटैक करते थे पाकिस्तान बरसगीर पाको हिंद पे या इस इलाके के ऊपर, तो पठानों ने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। फिर जब वो पख्तूनख्वा, जब वो पंजाब में आते थे तो पंजाब वाले कहते थे लबी मैनू मेरा शेर दे दे, तो तू अपना शेर कट ले, तो तू लंघ के आगे चला जा। ठीक, बहरहाल आई हैव जनाब फयाज बिलाना साहब मेरे साथ। फयाज बिलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरफा जी, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फयाज बिलाना साहब। आज 2-3 जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक बार फिर से पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे दिया। मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि पाकिस्तान में, मतलब अगर चलन ही ना देने वाली बात है, वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो अल्टीमेटली फिर लेके जा रहे हैं इनको कोर्ट में कि बल्ले का निशान क्यों दे दिया। तो ये क्या बल्ले का निशान या बैट का निशान, इज़ इट रियली अ प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो? असल मसला ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं और उनके जो सलाहकार हैं या जो उनके सहूलतकार हैं या जो उन्हें चलाने वाले हैं, वो इस मामले में सियासी तौर पर इतने कम अकल और नाअहल हैं। आप पूरी केयर टेकर गवर्नमेंट के अगर हेड जो हैं वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं। अगर मुझे पहले पता होता हमने इस पर बात करनी है, मैं आपको एक वीडियो भेजता, आमिर भाई को वो दिखाते कि वो आजकल लाइव ऑन एयर जाके कैसे सवालों के जवाब दे रहे हैं, बचकाना हरकतें कर रहे हैं, मुल्क किन क्राइसिस का शिकार है और वो क्या कर रहे हैं। जिस हुकूमत के सरबराह अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों, उनसे आप ऐसी ही बेवकूफ़ियां तवक्को कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बल्ले का इतना बड़ा इन्होंने इशू बना लिया, चाहे इलेक्शन कमीशन वाले हैं, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट है, या चाहे हमारे पिंडी वाले, हमारे पिंडी बॉयज हैं, सब मिलके बल्ले की मशहूरी कर रहे हैं। जितना बल्ले पे आपने वावेला मचाया हुआ है, इतने ज्यादा लोगों को पता चल रहा है कि बल्ला इंतखाबी निशान है, और बल्ला अगर ना मिला तो फिर क्या होगा। ये बल्ला अंडर डिस्कशन है। अब बल्ला मिल भी जाए तब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल गया कि बल्ला इंतखाबी निशान होगा, ना मिला तो तब भी ज्यादा से ज्यादा लोग कंसर्न होंगे कि नेक्स्ट क्या होगा। जीप होगा, अपना लैंप होगा, लालटेन होगी, हॉकी होगी, फुटबॉल होगा, क्या होगा। और फिर इन्होंने वो जो पीपल्स पार्टी नजरियाती के नाम से कोई एक पार्टी रजिस्टर्ड है, उनको बल्लेबाज का इंतखाबी निशान दे दिया है। अब बल्ला नहीं तो बल्लेबाज से ही ये कंफ्यूज करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि जितना आप इस पे शोर करते हैं इतना लोग आगाह हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो आर्टिकल था दी इकोनॉमिस्ट में, इमरान खान का जो आर्टिकल था, उस पे जिस तरह मुर्तजा सोलंकी साहब ने रिएक्ट किया और इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, उन्होंने बाकायदा इनकी छेड़ बना ली अपने दी इकोनॉमिस्ट वालों ने। उन्होंने 1-2 दिन के अंदर अंदर 8 दफा उसे रीट्वीट किया उस आर्टिकल को, और उन्हें मिलियंस ऑफ पीपल के रिव्यूज, व्यूज, हिट्स मिले, कमेंट्स मिले, और लोगों ने शेयर किया और लोगों उन्हें सब्सक्रिप्शंस मिली। क्योंकि जो ही कोई बंदा उनका 1-2 दफा विजिट करता था, उसे एक सजेशन आ जाती थी कि हमारी वैसे तो सब्सक्रिप्शन इतनी है द इकोनॉमिस्ट की सालाना, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2 डेज में या 3 डेज में हमारी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इतने डॉलर में हम अगले पूरे 1 साल के लिए या 5 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन दे देंगे। तो उन्होंने तो अच्छा खासा बिजनेस कर लिया इनकी इस एक बेवकूफ़ी की वजह से। इससे पहले भी इन्होंने, जब ये तहरीक इंसाफ वालों ने ऑनलाइन जलसा किया, तो इन्होंने पाकिस्तान भर में उसको शट डाउन करके उसको इतनी मशहूरी करा दी कि पूरे पाकिस्तान में जिस बंदे को नहीं भी पता था कि आज क्यों इंटरनेट बंद हुआ है, हर बंदा दूसरे से पूछता कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो उन्हें बताते थे कि वो आज पीटीआई वालों का ऑनलाइन जलसा है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। जिन लोगों को नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया कि ऑनलाइन जलसा है, और बाद अज़ां लोगों ने, ज़ाहिर है वो ऑनलाइन जलसा तो सेव हो जाता है, लोगों ने फिर बाद में एक दूसरे के साथ शेयर किया वो ऑनलाइन जलसा। इसी तरह इन्होंने
जो जो ये काम करते हैं, जितना ये दबाना चाहते हैं, इतनी वो चीज ज्यादा जेर बहस आती है, इतनी अंडर डिस्कशन आती है। ये इस तरह की बेवकूफियां ये कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कल गुज़श्ता रात एक दिन पहले इस्लामाबाद में मारगला रोड पे एक घर है, और मारगला रोड पे आपको पता है जितने घर हैं वो सारे पाकिस्तान के जो इंतहाई अमीर लोग हैं उनके ही हैं, बल्कि अमारत का लफ्ज शायद बहुत छोटा है, बहुत उससे भी आगे के जो लोग हैं उनके घर हैं। और वहां मरियम नवाज के दामाद राहील मुनीर चौधरी का घर है मारगला रोड पे, बहुत बड़ा। वहां परसों रात को काले शीशों वाली एक गाड़ी आई थी और वहां से वो हमारे बड़े मियाँ साहब को और छोटे मियाँ साहब को काले शीशों वाली गाड़ी बिठा के ले गई, और वो के ब्लॉक के पास जो पीछे मारगला की पहाड़ियों में एक हमारे डीजी काउंटर इंटेलिजेंस DGISI का एक जो उनके नंबर 2 होते हैं, डीजी काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके ऑफिस में वहां उन्हें ले जाया गया। अब पता नहीं वहां उन्हें DGISI मिले हैं, आर्मी चीफ मिले हैं या कौन मिले हैं, लेकिन वहां उनके साथ मामलात जो हैं वो जेर बहस आए हैं कि मियाँ साहब आप ये जो कभी कभी जाते जाते आप फिर ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, आपने करना क्या चाहते हैं आप? आपको पता है कि इमरान खान और इमरान खान के लोग तो अभी भी कहते हैं कि आर्मी हमारी है और हम आर्मी के हैं और हम आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, और हम क्यों करें उसके खिलाफ, वो तो हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, उसके खिलाफ बात करना पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करने के मुतरादिफ है। लेकिन हम क्योंकि कुछ आपसे मामला तय हुए थे या जिस तरह भी मुल्क की सियासी सूरत हाल है या 9 मई है या जो भी है, हम अगर आप पे आपके सर पे हाथ रखने के लिए तैयार हुए हैं तो आप अभी तक हमसे पकड़ाई नहीं दे रहे। आप सुबह और बयान देते हैं, दोपहर को और देते हैं, शाम को और देते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं फरमाते, आपकी साहबजादी भी कुछ इस तरह के हरकतें कर रही हैं जो हमारे लोगों को पसंद नहीं है। अब आप बताएं आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त भी अगर हमें हमारे लिए कोई यू टर्न लेना इतना बड़ा मसला नहीं है, हम पहले कई दफा आपको एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर चुके हैं, और दोबारा अगर हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो हमने जिसको अभी हाल ही में रिजेक्ट किया है उसको हम दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके पास कबूलियत नहीं है। लेकिन मकबूलियत तो उसके पास है, आपके पास तो मकबूलियत भी नहीं है। तो मियाँ साहब को पहले तो इनके साथ ये सलूक किया गया, वहां इन्हें जब ले जाया गया तो इनके साथ वही काम किया गया जो 1980s अर्ली 80s में गवर्नर गुलाम जिलानी साहब ने इन्हें मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने यहाँ जब बुलाया था इनके इंट्रोड्यूस करने के लिए कि इन्हें पॉलिटिक्स में लेके आना है, तो इन्हें अच्छी खासी देर बाहर बिठाया गया और अंदर उन्हें बाबा जी कहते थे गवर्नर गुलाम जिलानी खान को। उन्हें अपने PS ने बताया कि वो मियाँ शरीफ के साहबजादगान दोनों बाहर आके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिठाएं उन्हें, जानबूझ के उन्हें बिठाए रखा सिर्फ इनका टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए कि इनमें टॉलरेंस कितनी है। अब गुज़श्ता रोज भी जब इन्हें वहां मारगला की पहाड़ियों के खुफिया हमारे ऑफिस में बुलाया गया तो इन्हें पहले वहां टेस्ट किया गया, बिठाया गया बाहर कि इनका टॉलरेंस टेस्ट हो। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली वापस उसी दायरे का पूरा दायरा मुकम्मल करने के बाद उसी नुक्ते पर पहुंच चुके हैं जिसमें वो आज से कोई 35-40 साल पहले थे। अब फिर उन्हें एक आर्मी अफसर के ऑफिस के बाहर घंटों के हिसाब से बैठना पड़ा है। क्यों वो दरमियान में जितना उन्होंने सफर तय किया था वो सारा सफर उनका जीरो हो गया है। इससे पहले जब वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों वापस बुलाया और वोट को इज्जत दो और सिविल सुप्रीमेसी, और ये सारे किस्से कहानियां उनके खत्म हो गए उस दिन जिस दिन उन्हें वापस जाके उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया जिनके साथ वो लड़ते रहे। और यही वजह है कि पब्लिक में उन्हें इस वक्त कबूलियत नहीं मिल रही। उन्हें कबूलियत पिंडी वालों से तो मिल गई है लेकिन पब्लिक के पास उन्हें कबूलियत नहीं मिल रही। और अब वो उनके भाई कभी जो है वो डिग्गी में छुप के जाते थे, लेकिन इस दफा वो डिग्गी में छुप के तो नहीं गए, काले शीशों वाली गाड़ी में गए हैं। लेकिन ये बात निकल गई है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों को पता है कि मियाँ साहब को मारगला रोड की राहील मुनीर चौधरी की रहायशगाह से की कोठी से मारगला रोड वाली उस आलीशान कोठी से उन्हें बिठा के ले जाया गया नामालूम मकाम पर। घंटों के हिसाब से वहां उनकी मीटिंग हुई और फिर वापस उन्हें वहां ड्रॉप किया गया। अब देखें उस वहां उनके साथ डांट डपट भी हुई, बहस भी हुई, मुबाहिसा भी हुआ। अब मियाँ साहब ने अनाउंस किया है कि मैं 22 जनवरी से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा, लेकिन मरियम नवाज 15 जनवरी से शुरू करना चाहती हैं और होपफुली मरियम पहले शुरू कर देंगी। मियाँ साहब का अब भी हौसला नहीं पड़ रहा कि वो पब्लिक के पास जाएं, क्योंकि उनके पास जितने सर्वेज उनके पास आ रहे हैं वो सब ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी किसी हल्के में भी 15%, 16%, मैक्सिमम 19% लोगों की वहां उसकी पसंदीदगी का आ रहा है, इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं आ रही। और हर हल्के में क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी ने बताया है कि ये जो आपसे लोग टिकट मांगने आ रहे हैं इनके टिकट का डिसीजन भी आप सर्वेज पे करवाएं। अब मियाँ साहब सर्वेज करवा रहे हैं एक एक हल्के में सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरा कौन सा उम्मीदवार वहां उस हल्के में ज्यादा पॉपुलर है, किसको टिकट देना चाहिए। लेकिन उनका वहां से कहीं से भी कोई उन्हें रिस्पांस
16%, 19% से ज्यादा नहीं आ रहा। और जब वहां पीटीआई के बारे में पूछा जाता है तो फिर पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं उन्हें मिल रहा, या पीटीआई के जो भी नामजद करदा होगा, लोग कहते हैं जी पीटीआई किसी भी बंदे को टिकट दे देगी, हम उसे देंगे, और वो परसेंटेज 55%, 56% और 59% तक है। तो मियां साहब के लिए पब्लिक की तरफ से तो कोई रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन उनके क्योंकि हमारे इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं, हमारे इस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और हमारे और जो मुख्तदर हल्के हैं, या हमारे इस वक्त के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन सब के साथ उनकी लाइन सीधी है। और इस कैबिनेट में से भी आपको याद होगा, पिछली निगरान कैबिनेट में से एक मुसद्दक मलिक साहब थे, उससे पहले उनका मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना नहीं था, वो उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट ज्वाइन की थी पिछली दफा। तो उसके बाद जब हुकूमत आ गई थी, तो क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान ये मुखबरियां करते रहे थे शहबाज शरीफ साहब के लिए 2013 में, तो जब शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन के बाद जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो जो लीविंग आउट गोइंग मिनिस्टर्स थे उन्होंने कुछ ने कहा कि हमने अपनी ब्रीफिंग देनी है नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर को कि हमने 3 महीने केयर टेकर मिनिस्टर के तौर पर कैसे काम किया। मुसद्दक मलिक साहब ब्रीफिंग देने गए, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब को, और वहां इन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो शहबाज शरीफ साहब को खुसूसी तौर पर वहां बुलाया गया, और शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि डॉक्टर मुसद्दक मलिक बहुत अच्छे आदमी हैं, जितना अरसा ये केयर टेकर मिनिस्टर रहे हैं ये मेरे साथ राब्ते में रहे हैं और मुझे एक एक चीज बताते रहे हैं। तो उन मुखबरियों के नतीजे में और उन एजाज में और मियां मुसद्दक मलिक साहब की मखसूस अंदाज में जो खुशामदाना अंदाज था, वो मियां साहब को बहुत पसंद आया। तो मियां साहब ने उन्हें कहा कि आप कंटिन्यू करें एज ए मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर। इसी तरह अब इस वक्त जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की केयर टेकर कैबिनेट है, मेरे ख्याल में इसमें एक डॉक्टर मुसद्दक मलिक नहीं बल्कि पता नहीं कितने मुसद्दक मलिक होंगे, और मे भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इस उम्मीद पे हों कि शायद कल मियां साहब की हुकूमत आ जाएगी तो मुझे फिर कोई ओहदा मिल जाएगा। जी सेनेटर तो हैं, मगर देखिए जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है काकड़ साहब को भी आगे अपना मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आ रहा है कुछ अरसे के लिए। इन्होंने रिजाइन किया था सेनेटरशिप से, क्योंकि जब आपको प्राइम मिनिस्टर आप बनते हैं या आप एडवाइजर बनते हैं या मिनिस्टर बनते हैं, आपको सेनेटरशिप से रिजाइन करना पड़ता है। इन्होंने रिजाइन किया था, सरफराज बुगटी साहब ने रिजाइन किया था, एक और बंदे थे उन्होंने रिजाइन किया था, इन्होंने सेनेटरशिप छोड़ दी है। अब इन्हें इस हुकूमत ओवर होने के बाद नई नौकरी की तलाश होगी अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, सेनेटर बना देंगे, वो तो कोई मसला नहीं। मुझे 100% यकीन है कि इन्हें जॉब मियां साहब ही देंगे अगर मियां साहब हुकूमत में आ गए। इनको दोबारा सेनेटर बनवा दिया जाएगा, या इनको आप मत समझिएगा, उन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं किया। मैं सर आपसे एक बड़ी मुझे हैरत की बात है, ये अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ से पिशावर हाई कोर्ट ने आज जब बल्ले का निशान दोबारा दे दिया, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद अकबर? अकबर शहजाद ने इमरान खान साहब को डुबोया, तोशा खाना नहीं, वो जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही इज़ द मैन जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन का कहा था, शहजाद अकबर ने। और अकबर एस बाबर जो हैं उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इनको बल्ले का निशान दिया तो उन्होंने जो बयान दिया है अकबर एस बाबर ने, आपके यकीनन नोटिस में से गुजरा था, उन्होंने कहा है कि मैं पीटीआई का पुराना मेंबर हूँ और हमें पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है, निशानदेही के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने हमें नोटिस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला दिया, काश मैं पीटीआई की तरह लाडला होता तो हर अदालत में घुस जाता। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद अकबर एस बाबर? असल में हम लोग जो है ना, हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में बड़े बड़े दावे नारे और वो करते हैं, लेकिन हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हमारे छोटे छोटे जाती मफाद और छोटी अनाएं जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, हम कौमी मफाद भूल जाते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ पीटीआई के लोगों के साथ नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी है, ये ओवरऑल हमारी एज ए नेशन भी है कि हमें अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए सेक्रीफाइस करना आता ही नहीं। हम नाक से आगे सोचते ही नहीं है। हमें अपना पेट और अपने बच्चे और अपना घर और अपने मफाद और अपनी चीजें अजीज होती हैं। अकबर एस बाबर साहब एक छोटी सी अना लेके बैठे हुए हैं कि बहुत अरसा पहले उनसे पार्टी का जो सेटअप था, जो सिस्टम था, जब तक इनके हाथ में इक्तदार इख्तियार रहा, ये बाहर से फंडिंग आ रही थी, कैसे अल्लाह में खर्च कर रहे थे, क्या हो रहा था, क्या सब कुछ ठीक था। जो ही इमरान खान ने इनके हाथ से उस वक्त के वो फंड्स और वो सारा पार्टी का स्ट्रक्चर इनके हाथ से लिया था, उस वक्त से ये नाराज बैठे हुए हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हरकतें इस तरह हो गई कि इमरान खान ने इन्हें पार्टी से निकाल ही दिया और दोबारा में इन्होंने पार्टी में आने की कोशिश की, इन्हें नहीं वापस आने दिया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था तो अकबर एस बाबर समेत और जो लोग थे जो इतराज करने वाले थे बल्ले के निशान पे, उन्होंने जब वहां पेश हुए तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि हजूर आप यहाँ तो हमारे पास आए हुए हैं एज ए शिकायत कुनंदा, लेकिन
मरकज में जब इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान इनसे वापस लिया और पार्टी पे जो पाबंदी आई, अगर आप समझते हैं कि आप पार्टी के लॉयल थे तो आपने वहां जाके इतराज क्यों नहीं किया और वहां जाके आपने चैलेंज क्यों नहीं किया उन फैसले को? आप तो खुश थे इस फैसले के, इसका मतलब है आप उन लोगों के साथ थे जो पीटीआई को दबाने वाले हैं। आप कैसे क्लेम करते हैं कि आप पार्टी के बंदे हैं और आपको आपका ज्यादा हक बनता है, आपको इंपॉर्टेंस दी जाए और आपकी पार्टी रजिस्टर की जाए? तो ये तो इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये जितने, वही बात है जो जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जितने आगे बढ़ते हैं इमरान खान को डाउन करने के लिए, इतने वो एक्सपोज होते हैं। अब इमरान खान पता नहीं उसका यकीन है, पता नहीं वो वाकई सिंसियर है इस मुल्क के साथ कि उसे कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाती है। अब दुनिया भर में दी इकोनॉमिस्ट वाले कहते हैं हमने आर्टिकल, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बाकायदा इन्विटेशन भेजी थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये इन्विटेशन मिली थी कि आप अपने मुल्क के सियासी, समाजी और इंतखाबी मामलात के हवाले से कोई आर्टिकल छपवाना चाहते हैं तो आप आर्टिकल भेजें। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस इन्विटेशन को सीरियस नहीं लिया, पीटीआई वालों ने भेज दी, वो छप गई। अब उसके बाद कोशिश करते रहे जितनी भी मुर्तजा सोलंकी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अब शायद उनके आर्टिकल आ भी जाएं तो उसको वो अहमियत ना मिले जो इमरान खान के आर्टिकल को मिल गई। वो कहते हैं इस अरसे के दौरान, पिछले 3 महीने के दौरान हमने आर्टिकल, जो अपने प्रेसिडेंट शी पिंग है चाइना के, उसके भी आर्टिकल छापे हैं, हमने रशिया के प्रेसिडेंट के आर्टिकल छापे हैं, हमने अमेरिका के प्रेसिडेंट के आर्टिकल छापे हैं, हमने तमाम दुनिया के बड़े लीडरान के आर्टिकल छापे हैं। लेकिन इतना रिस्पांस हमने तमाम वर्ल्ड के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन तमाम का इतना रिस्पांस नहीं आया जितना एक इमरान खान के आर्टिकल का हमें रिस्पांस मिला है। तो ये गैबी इमदाद तो फिर इमरान खान को कहीं से मिल रही है। और फिर ये इल्जाम लगाते हैं जी कि वो फलां ने पैसे लगा दिए, फलां ने पैसे लगा दिए। भाई इस तरह पैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने पैसे लगा दिए थे तो क्या उन्होंने आपको पैसे दिए थे कि आप इंटरनेट बंद करें पाकिस्तान में? और उन्होंने पैसे दिए थे मुर्तजा सोलंकी को कि वो दी इकोनॉमिस्ट को लान तान करें, इस तरीके से इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, एक ऐसे तरीके से जिसमें शायद आज तक किसी मीडिया के बंदे ने, मीडिया हैंडलर ने, किसी मीडिया मैनेजर ने दुनिया के किसी अखबार को, किसी मैगजीन को, किसी रेडियो को, किसी टीवी को इस तरह रिबटल नहीं भेजा होगा या इस तरह उन्हें वापस जवाब नहीं दिया होगा। आगे नौकरी भी तो चाहिए ना, आगे नौकरी भी तो पक्की करनी है। लेकिन कोई तरीका भी तो होता है ना, आप रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, कोई तरीका होता है, कोई प्रोफेशनल तरीका होता है। मुर्तजा सोलंकी साहब ठीक है रेडियो की जॉब करते रहे हैं, पहले पाकिस्तान में, उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका में थोड़ा अरसा रहे, और फिर इन्होंने शीरी रहमान का, इनके बारे में मशहूर है कि ये शीरी रहमान का बैग उठा के साथ फिरते थे। उसके तनाजर में इन्हें डीजी रेडियो लगा दिया गया और फिर ये उसके बाद अभी पता नहीं कहाँ इनके राब्ते थे। इनका टीवी चैनल ये कब, अब ये टीवी चैनल इनको दे कब रहे हैं? और देखिए जी, मोहसिन नकवी के पास अपना टीवी चैनल है, अलीम खान साहब के पास है, तो मुर्तजा सोलंकी साहब ने अभी कोई अपना टीवी चैनल नहीं अप्लाई किया? नहीं, अब करेंगे ना, अब करेंगे, अब गवर्नमेंट से निकलेंगे तो फिर करेंगे। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कोई चीज़ जस्टिस जो है, यानी जज वगैरह है, वो चीखता ज़रूर है। आज जस्टिस एजाज अनवर ने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस में यहाँ कभी एक लाडला बन जाता है, कभी दूसरा लाडला बन जाता है। ये बहुत बड़ा टॉन्ट है। इसके बारे में क्विक मैसेज और फिर हम आगे चलते हैं। अब ये बात जो है ना, बिल्कुल ठीक है जी, कभी एक बन जाता है, कभी दूसरा बन जाता है, लेकिन वी हैव टू स्टॉप इट समवेयर। किसी जगह तो इसको स्टॉप लगाना है ना हमने। तो मगर जो स्टॉप लगाएगा, अगर इमरान जो स्टॉप लगाएगा, जिनके ऊपर स्टॉप लगाया जाए वो इतने ताकतवर हैं कि वो तो उसको मरवा देंगे। अच्छा, अगर इमरान खान ने आज स्टैंड ले ही लिया है तो शायद इस वजह से ही कौम उसके पीछे खड़ी है। कौम को ये लग रहा है कि ये वाकई ये जेन्युइनली खड़ा हो गया है। ये वो वाला नहीं है जिसने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसके बाद बयान देने के बाद वो न्यूयॉर्क जाके दबक के बैठ गए थे आसिफ जरदारी साहब। ये वो वाला नहीं है जिसने कहा था कि मुझे क्यों निकाला और उसके बाद लंदन में जाके बैठ गए। ये वो वाला नहीं है जिसने कभी, फॉर एग्जाम्पल, अभी जो इस वक्त इलेक्शन के अपने नून लीग वालों ने टिकट अनाउंस किए हैं, इन्होंने फर्रा गोगी पे इतने इल्जाम लगाए कि जी ये करप्शन की, ये की, वो की, लेकिन आज टिकट तो फिर उसके ससुर को दे दिया ना मुस्लिम लीग नून ने। और ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसके बारे में गुलाम सरवर खान जो इमरान खान के पीटीआई के मिनिस्टर थे, वो जो जिन्होंने पीआईए का किया था, जी डुबोई थी निया, सरवर खान साहब ने कहा था कि अब लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब ताबूत में ही आएंगे। ये स्टेटमेंट दी थी सरवर खान साहब ने। और आज मुस्लिम लीग नून ने उनके एजाज में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की है और तहरीक इस्तेकाम पार्टी को कहा है कि सरवर खान साहब को टेक्सला में और पिंडी में चकबली खान, जहां से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, हम उनके मुकाबले में नून लीग कोई बंदा अपना खड़ा नहीं करेगी, हमारे सारे वोट
सरवर खान साहब को मिलेंगे, उन सरवर खान साहब को जिन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन से अब ताबूत आएगा। तो ये इनके सिलसिले हैं। फिर इन्होंने दानियाल अजीज ने आज अनाउंस कर दिया है कि मेरे साथ पार्टी ने इंसाफ नहीं किया, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मेरी वाइफ महनाज अजीज भी लड़ेगी और हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। फिर तलाल चौधरी जो जिसके बारे में मशहूर था कि वो चौधरी परवेज लाई की गाड़ी के आगे धमालें डालते थे, बाद में वो मुस्लिम लीग नून में आ गए, वहां तंसीम साजी करते रहे, मियां मरियम नवाज शरीफ के राइट हैंड रहे, हर जगह आगे आगे रहे। लेकिन आज उन्हें भी टिकट का जवाब हो गया और फैसलाबाद में उन्हें कहा गया कि आपको हम टिकट नहीं दे सकते, हमने टिकट देना है नवाब शेर बसीर को देना है, क्योंकि हमारा अगर ये उस वक्त लोटे ना होते तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत ना होती, बल्कि मियां साहब आप और मैं अभी तक जेल में होते। इसका मतलब है आपने कुछ गलत किया था। आपको ये यकीन है कि अगर आप इस तरह बैक स्टैबिंग करा के इमरान खान के अपने ही बंदों से इमरान खान के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ना गिराते तो आज आप जेल में होते, क्योंकि आपने कुछ गलत किया हुआ था। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ था तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आज मियां साहब आप और मैं जेल में होते। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पब्लिक के पास जा रही हैं। और फिर पब्लिक, हमारे लोग भी, अब देखें ना, आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये है कि लोगों ने एक हाथ में इस्लाम का मामला उठाया हुआ होता है और एक हाथ में उन्होंने पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ होता है। अब लोग कहते हैं जी कि कुलू मस सादिकीन, के सच्चे लोगों का साथ दो। अब सच तो हर बंदे का अपना है। मुस्लिम लीग नून वाले भी कह सकते हैं जी कि अल्लाह ताला ने कहा है कुलू मस सादिकीन, कि जी सच्चा नवाज शरीफ है इसलिए हम उसका साथ दे रहे हैं। पीटीआई वाले भी कह सकते हैं कुलू मस सादिकीन, सच्चे लोगों का साथ दो क्योंकि इमरान खान सच्चा है हम उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक ने सिर्फ कुलू मस सादिकीन पे यकीन नहीं करना, पब्लिक ने एक एक लीडर के एक एक एक्ट को जांचना है, देखना है और फिर फैसला करना है कि हमारे नजदीक कौन सा लीडर सच्चा है, नवाज शरीफ सच्चा है या इमरान खान सच्चा है। किसने कौन सा नारा लगा के वो उस पर खड़ा रहा और किसने कौन सा नारा लगा के बैक डोर से जाके काले शीशों वाली गाड़ियों में जाके अपनी दोबारा डील कर ली, और डील के बाद क्या क्या उनके उसके नताइज क्या आ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। ये सारी चीजें लोगों के पास जब जाएंगी तो हर बंदा अपने दिल से पूछेगा कि अल्लाह ने अगर कहा है कुलू मस सादिकीन, तो फिर मेरे पास ऊपर से कोई आसमान से फरिश्ते तो नहीं आने, अल्लाह मियां ने खुद तो नहीं आना, लेकिन यही आने हैं मेरे पास। अगर चाहे से एक तरफ नवाज शरीफ किया और एक तरफ इमरान खान किया है, तो फिर मेरे ख्याल में कुलू मस सादिकीन पे पूरा नवाज शरीफ उतरता है या इमरान खान उतरता है। ये फैसला हर बंदा जब वो वोट डालने जाएगा तो वो वोट की पर्ची अंदर डालने से पहले एक दफा अपने आप से पूछेगा और अपने जमीर के मुताबिक फैसला करके वोट दे देगा, वो जिसको भी सच्चा समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑलवेज टाइम से हम बाहर चले जाया करते होते हैं। देखिए, जो ताकतवर है आप उसके सामने नहीं खड़े हो सकते। भुट्टो साहब ने एक जो भी आप उनके बारे में कहें, उस शख्स ने मौत को तरजीह दी थी, बल्कि नुसरत भुट्टो साहिबा वॉज रेडी कि भाई हाँ वो मुल्क से चले जाते हैं, बट ही नेवर वांटेड टू लीव। और कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि भाई उनको फांसी दे दी गई थी। आज हामिद मीर साहब का पूरा प्रोग्राम आ गया है। कहते हैं कि ब्रिगेडियर राहत लतीफ़ और जनरल फैज़ चिश्ती भुट्टो साहब से एक पेपर साइन करवाने के लिए गए थे जो डील का था, एंड भुट्टो साहब ने उसको साइन करने की बजाय थूक दिया था उनके मुंह पे, जिसके नतीजे में उनको बट मार के मारा गया था। और तारा मसीह ने आखिर में ये कहा था कि जब उनको लाया गया तो स्ट्रेचर पे लाया गया था वहाँ। उस वक्त उनके पास ना कोई उनका वकील था, ना कोई ख़ानदान वाला था, और बीमार आदमी को तो वैसे भी आपको पता है कवानीन के तहत फांसी नहीं दी जा सकती, मगर ये ताकतवर लोग थे। तो इन ताकतवर लोगों के सामने कौन खड़ा हो सकता है? और ये मेरी आर्मी बेहतरीन है, मगर आर्मी के 4 आदमी जो अपनी ताकत के नशे में इतनी बुरी तरह से मदहोश हैं कि वो आज के फ़िरौन हैं। क्विक रिप्लाई आपका चाहिए। अच्छा, हामिद मीर के बारे में लोग जितना मर्जी है कहते रहे, लेकिन आज अगर हामिद मीर ने सच बोला है, और अगर ये जनरल राहत लतीफ़ की बातें या और जो उस वक्त के लोग थे जो भुट्टो को करीब से देख रहे थे, उनकी बातें वक्तन फवक्तन कभी किसी आर्टिकल में, कभी किसी किताब में, कभी किसी इंटरव्यू में बाहर आती रही। और वो दौर था 1977 और 1979 के दरमियान में ये सारा कुछ होता रहा। आज 1979 से हम बहुत आगे आ चुके हैं। 21 साल पिछली सदी के और 23 साल इस सदी के आगे गुजर चुके हैं। आप 44 ईयर्स आगे जाने के बाद अगर आज आपने फिर वही उन्हीं चीजों के हमने उलझे रहना है, उन्हीं चीजों पे हमने बैठे रहना है, तो उस वक्त तो शायद लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। लोगों को दूसरे दिन, उसके अगले दिन शायद छोटी सी तस्वीर अखबार में छपी थी
कि ये गड़ी खुदा बख्श में रात को जनाजा पढ़ा दिया गया भुट्टो का, 4 बंदे पीछे जनाजा पढ़ रहे थे और एक कोई मांगे तांगे का मौलवी आगे खड़ा किया हुआ था उन्होंने, वो उस वक्त लोगों के पास पहुंचा था। आज के दौर में आपको विद इन सेकेंड्स पूरी दुनिया में वो खबर, वो चीज, वो इंफॉर्मेशन, वो मामला पहुंच जाता है। आज अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई आज इस तरह की जुर्रत कर सकेगा। क्यों कि अल्लाह ताला की लाठी है और वो लाठी बेआवाज नहीं वो होती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह का जुल्म आज सोच भी सकें और फिर आप कहें जी कि आप आराम से यू विल गेट अवे विद इट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जो कुछ काजी फायज ईसा साहब ने पिछले एक हफ्ते में किया है, उसके बाद काजी फायज ईसा साहब को जिस तरह पब्लिक की तरफ से रिस्पांस मिला है, काजी फायज ईसा साहब की इज्जत बनी थी जब वो आए थे, जब उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़े होकर हल्फ लिया था। लोगों को उम्मीदें थी, लोगों को तवक्कुआत थी कि शायद ये बंदा वाकई अपने नाम के साथ एक आला ओहदे पर फायज हो गया है और नाम ईसा है और काजी के ओहदे पर फायद हो गया और काजी इसने सारी जिंदगी से लगाया हुआ है और अब ये चीफ काजी बन गया है पाकिस्तान का, तो शायद ये कुछ इंसाफ करे। लेकिन एक हफ्ते में उन्होंने ये साबित किया कि वो इंसाफ करने के मूड में ही नहीं है। आज जिस तरह जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिजाइन किया है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने रिजाइन इस बात पे किया है कि मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस चला हुआ है वो आपने मुझे शिकायत कुनंदगान को आप सुने बगैर, आप कहते हैं कि आपने नहीं करना। जो 3 जज साहबान, जस्टिस मुसर्रत अली, जस्टिस शाहिया अफरीदी और एक और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे शायद, वो सुन रहे थे इनके केस की हियरिंग कि आप शिकायत, उन्होंने कहा जी हम शिकायत कुनंदगान को सुने बगैर आपकी ये केस दरखास्त जो है मुस्तरद नहीं कर सकते। हालांकि जब इनिशियली केस लगा था तो उस वक्त 21 जज साहबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस लगे हुए थे। उन 21 में से 19 के केसेस वो एप्लीकेशनें मुस्तरद कर दी गई थी बगैर शिकायत कुनंदगान को सुने हुए। और आज जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया मज़ाहिर नकवी ने कि मेरे खिलाफ जो केसेस हैं उसको शिकायत कुनंदा को सुने बगैर इसे रिजेक्ट किया जाए और मेरा जो तरीका कार है उसके मुताबिक मेरा चलने दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम शिकायत कुनंदा को सुने बगैर आपकी ये शिकायत कैसे, आपकी ये कैसे हियरिंग जो है मुस्तरद कर दें। एक तरफ 19 की तो आपने रिजेक्ट कर दी, एक बंदे की आप नहीं कर रहे। तो इंस्ट्रक्शन ज़ाहिर है काजी फायज ईसा साहब की थी, लेकिन काजी फायज ईसा साहब हों, अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों, हमारे पिंडी बॉयज हों, सारे ये हर रोज सुबह दोपहर शाम एक्सपोज होते हैं और हर रोज सुबह दोपहर शाम इनका पब्लिक में ग्राफ नीचे से नीचे तर चला जाता है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में खड़े होने के बावजूद ज़हनी तौर पर, वो दिली तौर पर खड़े नहीं हैं। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें अब भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। और अगर बल्ला खड़ा रहा 8 फरवरी तक, बल्ले का इंतखाबी निशान कायम रहा और पीटीआई के ऑलमोस्ट 75-76% लोगों के कागजात नामजदगी कबूल हो गए हैं थ्रू हाई कोर्ट्स, थ्रू डिफरेंट हायर कोर्ट्स, लोकल जो उनके थे, बलूचिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया जी, बलूचिस्तान के काफी क्लियर हो गए हैं। तो अगर वो लोग आ गए इंतखाबी मैदान में, हालांकि आम तसर तो ये था कि अगर आप वो आम खंबे को भी पीटीआई टिकट दे देगी तो उसको भी लोग कहते हैं हम वोट देंगे, हमने ये नहीं देखना कि टिकट किसको मिला है, हमने तो बल्ले को वोट देना है, इमरान खान को वोट देना है। तो इमरान खान जो सर्वेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 8 जनवरी से 3 यूरोपीय यूनियन के बंदे जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, अब कल परसों से उनकी रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ 40-45 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की एप्लीकेशनें, वीजा एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी हैं। अगर इलेक्शन वाकई सीरियसली हो रहे हैं और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां जाके, वहां हामिद मीर जैसे लोगों ने जब उनसे मिलना है और हबीब अकरम जैसे लोगों ने वहां मिलना है जब उन्हें, और उन्हें फैक्चुअल पोजीशन बतानी है, तो क्या आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को या इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को रोक सकेंगे कि आपने ये खबर चलानी है और ये नहीं चलानी? आप अपने लोकल जो लोग हैं उनको तो आप, जिनको आपने पेट्रोल पंप दिए हुए थे 6-6 हज़ार रुपया सालाना लीज पे, उनको तो आप, उनसे तो आप अपनी मर्जी की खबर चलवा सकते हैं, चाहे वो मुजीब रहमान शामी हो या और कोई आपके पसंदीदा जर्नलिस्ट हो या एनालिस्ट हो। लेकिन इंटरनेशनल एनालिस्ट और तजियाकार और जर्नलिस्टों से तो आप अपनी मर्जी की खबर नहीं चलवा सकते। और थैंक यू टू हबीब अकरम के, हबीब अकरम के सर्वेज पे जब बैन लगा तो हबीब अकरम लाहौर हाई कोर्ट में चले गए और लाहौर हाई कोर्ट ने एक हियरिंग के दौरान ही उनके हक में फैसला दे दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जो हबीब अकरम समेत जितने भी जर्नलिस्ट पब्लिक में माइक लेके जाके सर्वे कर रहे हैं, ये बिल्कुल लोगों के फैसले पे असरअंदाज नहीं हो रहे। ये तो पब्लिक को, आम आदमी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस हल्के के लोग क्या सोच रहे हैं और फिर उसके मुताबिक लोग अपना फैसला करें।
बहुत जी। शुक्रिया जनाब फ़याज़ गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और इंशाल्लाह हम आपको, अब ज़ाहिर है चीज़ें और भी पकड़ती जा रही हैं, ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आपके पास टाइम होगा तो कल भी आपसे थोड़ी बहुत बात ज़रूर करेंगे। इस वक्त तक के लिए आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।